चेहरे पर मुस्कुराहट तब आएगा जब मेरा रिजल्ट आएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट तब आएगा जब मेरा रिजल्ट आएगा। अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं मेरा मेहनत क्या रंग लाएगा, क्या रंग लाएगा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों आज की इस वीडियो में हम फिर से उपस्थित हो गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, यदि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका परीक्षा 2024 में होने वाला है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जितने भी आपके पास दोस्त हैं उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जो भी आपका दोस्त मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह सिद्ध किया जाता है दर्पण सूत्र, और बहुत ही आसान भाषा के साथ, आसान कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कॉपी और कलम नहीं लिए हैं तो जल्दी से कॉपी और कलम निकाल लीजिए, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, सभी कामों को कीजिए दूर, हो जाइए तैयार मेरे साथ। जितने देर का ये वीडियो है अंत तक आप बने रहिएगा, आपको बेहतर समझ में आने वाला है। जी हाँ, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो, यानी कि मैंने आपको ओम का नियम समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उन सभी क्वेश्चन को मैं प्रतिदिन आपके बीच लेकर हाजिर हो जाता हूं, दोपहर के ठीक 12:30 बजे। ठीक है साथियों, तो अगर आपने उस तरीके का वीडियो नहीं देखा है, ओम का नियम है A=R/2, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों दर्पण में मैंने आपको सिद्ध करके समझाया है, अच्छे तरीके से समझाया, आपको याद हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। तो अगर नहीं देखे तो उसको भी आप देख लीजिएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी ये दर्पण सूत्र है आपका। ठीक है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या है सर? ये आपका दर्पण सूत्र है। इसको आप क्या बोलते हैं? तो दर्पण सूत्र कहते हैं इसको। यही आपका दर्पण सूत्र है। तो इस सूत्र को हम कैसे साबित कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही होने वाला है। ये 5 नंबर में आपको परीक्षा में पूछेगा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, यानी कि मुझे अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, एक अवतल दर्पण बनाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। आप पेशेंस बनाकर मतलब वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, बढ़िया से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझिएगा। ये आपका अवतल दर्पण है, इसको हमने क्या किया, पेंट कर दिया। इसको हमने क्या किया, पेंट कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, आगे बढ़िए। अब क्या करना है, इसमें हम आपको क्या बना देते हैं, तो प्रधान अक्ष बना देना है। क्या बना देना है, एक प्रधान अक्ष। ठीक है, ये आपका प्रधान अक्ष है। इसको आप क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप बोलते हैं P, यानी कि ध्रुव। इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब बताइए यहां पर क्या होता है सर। यहां पर हम मान के चलते हैं कि ये इसका क्या है, तो वक्रता केंद्र है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में यहां पर एकदम बराबर में क्या होता है, तो यहां पर होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। आपको जो ये बनाना है ना एग्जाम के अंदर, वो पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाना है। आप इसको तो पहले क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से इसको आप गोल करेंगे। ठीक है, और ये जो चिन्ह आप खींच रहे हैं प्रधान अक्ष को, इसको आपको खींचना है स्केल की मदद से, और पेंसिल का यूज करना है ताकि गलती अगर होगी तो आप मिटा सकते हैं। तो अच्छे से दिमाग लगाकर बढ़िया से इत्मीनान से आपको बनाना। अगर ये प्रश्न दिख जाएगा एग्जाम में तो 5 नंबर छोड़कर नहीं आइएगा, वहां से छोड़ दीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। और ये जो हिस्सा बच गया इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा हिस्सा हो गया अनंत का। क्लियर है आपको? ये आपका अवतल दर्पण है, तो हम इसके एक नाम रख लेते हैं। ये हमारा M है और इसको हम बोल दिए M डैश।
ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। मैंने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, P उसका ध्रुव हो गया, F उसका फोकस हो गया और C उसका वक्रता केंद्र हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक नहीं है? चलिए, और ये हिस्सा आपका अनंत है। अगर आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से थोड़ा सा पढ़े होंगे, अगर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा सर कि हम अवतल दर्पण में वस्तु को कितने जगहों पर रखकर प्रतिबिंब बनाते हैं। ईमानदारी से बोलिएगा, कहां कहां वस्तु को हम रख सकते हैं? बताइए जरा जल्दी से कि हम वस्तु को कहां कहां रखकर उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। कहां कहां रखकर बना सकते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, एकदम बढ़िया से बोलिएगा। सर बताएं हम जी। सबसे पहले तो आप अनंत पर रख के प्रतिबिंब बना सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखकर बनाते हैं प्रतिबिंब को। याद है आपको? हाँ सर याद है। दो स्थिति हुआ। तीसरा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख के आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। यह आपका क्या हुआ? तीसरा नंबर। चौथा, फोकस पर रखकर बनाते हैं ना, फोकस पर रखकर। यह आपका पांचवा हुआ। और छठा, ध्रुव और फोकस के बीच रखकर आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। यानी कि टोटल 6 स्थिति हैं। कितनी स्थिति है? तो 6 स्थिति है। लेकिन आपको क्या करना है, कौन सा स्थिति लेना है? हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी अगर दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है तो हम वस्तु को कहां रखेंगे? हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। कहां कहां रखना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। चलिए हम वस्तु को रखते हैं यहां पर हम वस्तु को रखते हैं। ये वस्तु हो गया। इस वस्तु का हम एक नाम रख ले। यस सर, AB इस वस्तु का नाम हो गया। अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें अगर हैं, तो यहां से आप प्रकाश की किरण ले जाइए। आप 2 केस पढ़े होंगे, 2 केस याद है आपको? अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। क्या यह बात आप पढ़े हैं? यस सर। तो चलिए हम एक किरण लाते हैं और दर्पण से टकराते हैं इसको। देखिए ये किरण आ गई, आपतित किरण है ये, आने का डायरेक्शन। और जब भी ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। चलिए फोकस से लाते हैं इसको। आ जाओ भाई, आराम से आना, धीरे धीरे, नागिन डांस नहीं करना। ये देखिए फोकस से आ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे ना, ये तो बढ़िया से आपको चिन्ह खींचना है, ठीक है? फिगर यहां पर मत देखिए कि टेढ़ा टूड़ी हो रहा है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आप बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है, जिसमें आपने एक किरण लाया प्रधान अक्ष के समानांतर, परावर्तन के बाद कहां से गया? फोकस से गया। दूसरा किरण कहां से लाएंगे? वक्रता केंद्र की दिशा में। यह आपका वक्रता केंद्र है, तो इस दिशा में आप लाएंगे एक किरण को। चलिए लाते हैं। चलो भाई आ जाओ तू भी, ये ना आपका वक्रता केंद्र है। चलिए इस दिशा में ला दिए और यहां पर इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ऐसे आ गया, ठीक है? अब बताइए, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में अगर किरण आपका आया है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ पर वापस जाएगा, क्योंकि लंबवत आया है। और लंबवत जब आती है तो उसी दिशा में वापस चली जाती है। ऐसा आपने पढ़ा होगा सर अच्छे से। और ऐसे भी तो यहां पर आपको समझना है कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आया है तो उसी पथ पर जाएगा, अगर समानांतर आया है तो फोकस से जाएगा, समानांतर आया है तो फोकस से जाएगा, वक्रता केंद्र की दिशा में आया है तो उसी दिशा में वापस जाएगा, उसी पथ पर जाएगा वापस, ठीक है? आगे बढ़े। अब देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन गया। देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना, इसको थोड़ा सा मिटा दे,
इसको नीचे बना देते हैं एरो का साइन, ठीक है। देखिए यहां पर, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बना। कैसा बना? उल्टा या सीधा? तो प्रधान अक्ष के नीचे बना है सर, नीचे बना है यानी उल्टा बना है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। यानी उल्टा मतलब ये बना B और ये बना A, यानी B डैश A डैश, B डैश A डैश। इतना बात समझ गए आप? और अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है सर। कल्पना हमेशा सीधा और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है ना। एक स्थिति है इसका, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इधर बनता है। 5 स्थिति में वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यह बात आपको पता होगा सर, ठीक है। यह फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है। अब आपका पिक्चर बनकर हो गया है रेडी। अब चलिए हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए ध्यान से, इस बिंदु का एक नाम रख ले, इस बिंदु का Q नाम रख लेते हैं, Q। ये फिगर ड्रॉ हो गया है। फिगर ड्रॉ करने में हमने आपसे अधिक समय लिया है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। देखिए मैंने एक दर्पण बनाया, इस दर्पण का नाम M और M डैश लिया, उसके बाद ये फोकस, ये ध्रुव हुआ, ध्रुव के बाद ये फोकस, ये वक्रता केंद्र हुआ। AB वस्तु है जिसको मैंने अनंत पर रखा है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा है, और इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। इतना काम आपको कर लेना है, एग्जाम में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा सुनिए। जो बात आपने यहां किया ना, ये सब कुछ, उसको यहां लिख दीजिए बजाते। चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे? M और M डैश क्या है आपका? अवतल दर्पण। लिखिए यहां पर, माना M डैश एक अवतल दर्पण है। प्यार से लिखिए, मोहब्बत से, अवतल दर्पण है। ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। M और M डैश अवतल दर्पण है, ठीक है, आपने लिखा। जिसका ये क्या है सर? C, और ये क्या है सर? F। जिसका C वक्रता केंद्र, F फोकस एवं P ध्रुव है। आप लिखेंगे जिसका C वक्रता केंद्र कॉमा F फोकस F क्या है? फोकस एवं P ध्रुव है। अच्छे से सर इत्मीनान से समझिएगा ना, हर टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और समझना है, टॉपर तो बनना है ना। टॉपर ऐसे थोड़ी बनता है लोग। ये अफवाह के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं कि यूं ही बन जाएंगे? नहीं, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप टॉपर बन सकते हैं। ये बात आप लिख सकते इतना? हाँ सर लिख सकते हैं। आगे क्या है? AB आपका वस्तु है, आप यहां पर लिखिए AB वस्तु है। AB क्या है? तो वस्तु है। AB क्या है? तो वस्तु है। देखिए AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है A डैश B डैश। AB वस्तु है जिसका कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब मतलब फोटो यानी कि इमेज, है ना। देखिए ये भी आपका वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। कहाँ बन रहा है लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कहे जाएंगे आप विस्तार करने। समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। जो आपने यहां किया ना, सारा काम यहां हमने लिख दिया है। क्या लिखा? माना M डैश एक अवतल दर्पण है। माना M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका C वक्रता केंद्र फोकस एवं P ध्रुव है। AB वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। कोई दिक्कत यहां तक आपको? बताइएगा सर। अच्छा लग रहा है वीडियो? चलिए मस्त है, आगे बढ़िए। अब क्या करना, आप यहां पर देखिए ध्यान से। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, नजर दौड़ाइएगा।
यहां पर नजर दौड़ाइए इस पर। ये आपका पहला नंबर त्रिभुज है, ये आपका दूसरा त्रिभुज, ये आपका तीसरा त्रिभुज और यहां आपको चौथा त्रिभुज नजर आ रहा है। 4 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे कि पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को लेकर हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? समरूप। मैंने क्या कहा? समरूप सिद्ध करने वाले हैं। फिर 3 और 4 को, ये 3 नंबर त्रिभुज और ये 4 नंबर त्रिभुज को लेकर हम इसको समरूप सिद्ध करने वाले। क्यों करने वाले हैं? क्यों करने वाले हैं? इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अगर हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लें तो समरूप सिद्ध करने से क्या फायदा होगा कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मैंने क्या कहा? 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आखिर हम इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती क्यों करने वाले हैं? फिर वही बात पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था, पहले आप इसको समरूप सिद्ध करें, उसके बाद क्यों किए हैं और इसकी संगत भुजाएं क्यों समानुपाती हमने किया, इसका पता भी चल जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में आते हैं, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। समझिएगा ध्यान से, यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज, यहां पर लिखिए अब त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये 2 त्रिभुज को एक साथ, फिर ये 2 त्रिभुज को एक साथ। अब बताइए समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होता है सर? समरूप कैसे सिद्ध किया जाता है? 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनकी 2 संगत कोण बराबर होता है, तब 2 त्रिभुज समरूप होता है। जब 2 त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। समरूप होता है सर, समरूप। ये मैथ्स में आप पढ़े होंगे त्रिभुज चैप्टर के अंदर, याद नहीं है आपको? तो इन दोनों त्रिभुज में आखिर 2 कोण है कौन कौन बराबर? देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये कोण, इस बड़े वाले में, एबीसी वाले में, यहां जो एंगल है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। आप कहेंगे ये लंब है खरा, तो ये 90 डिग्री का हुआ ना सर? ये 90, ये 90 डिग्री का हुआ। तो ये 90 डिग्री का हुआ। अगर आप इसमें निहारेंगे ए डैश बी डैश सी में, तो यहां भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो 90 है, 90 है ना, 90। तो 90 90 से तो बराबर हुआ, यहां भी 90 और इस कोण यहां भी 90, यानी कोण बी और कोण बी डैश आपका 90 डिग्री से बराबर हुआ दोनों त्रिभुज में। ए डैश बी डैश सी और ए बी सी दोनों त्रिभुज में यहां 90 और यहां भी 90, तो इसका 90 से ये 90 बराबर हुआ समकोण के कारण। ठीक है सर, एगो बराबर हो गया। दूसरा पहले लिखिए तो बाद में समझिएगा। इस कोण का क्या नाम है सर? ए बी सी। जिस कोण को हम लिखते हैं उसको बीच में लिखा जाता है। लिखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डैश बी डैश सी, कोण ए डैश बी डैश सी। किसके कारण? तो लिखेंगे समकोण के कारण। समकोण से लिख दीजिए डायरेक्टली। आप ये बात समझे कि नहीं? ये 2 चीज जो इस दोनों कोण को बराबर किए, देखिए बड़े वाले का बी छोटका वाला में बी डैश, इसका बी और इसका बी डैश 90 डिग्री से बराबर हो गया। यस सर, हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़िए। एगो कोण तो सर हमने बराबर किया, अब दूसरा कोण की बात करें। देखिए दूसरा कोण, यहां पर तक आइए। ये बड़े वाले त्रिभुज में इस एंगल को देखिए, यहां वाला जो सी है और यहां पर भी तो सी है। इस कोण को देखिए, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आपको पता होगा कि आमने सामने का कोण बराबर होता है और इस कोण को आप सम्मुख कोण कहते हैं। इसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है, सम्मुख कोण कहते हैं ना। तो सम्मुख कोण से अगर हम कहें कि ये दोनों बराबर है तो कोई गलती बात बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सर। चलिए आप इस बात को लिखिए यहां पर
कि इस कोण का क्या नाम है, कोण ए सी बी या बी सी ए। जिस कोण के बारे में चर्चा होती है उसको बीच में लिखा जाता है। लिखेंगे कोण ए सी बी, ए सी बी यानी ये सी इसके लिए और इस त्रिभुज के लिए भी सी यही होगा, तो ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश। देखिए ये दोनों में सी है, सी सी दोनों त्रिभुज में सी है ये, तो ये दोनों बराबर हुआ। किसके कारण बराबर हुआ, आप लिखेंगे सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण से। क्या आपको इतनी बात समझ आई? अगर इन दोनों त्रिभुज का दो कोण यानी यहां वाला और यहां वाला अगर बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी और ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। तो आप यहां लिखिए अतः, क्या लिखेंगे, या लिखिए इसलिए त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी समरूप का चिन्ह होता है। ये त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। देखिए झकास बात यही है, ये देखिए समरूप आपने कर लिया है ना। और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होगी, तो समानुपाती यानी समान अनुपात में समानुपाती होगी। चलिए आगे बढ़े। क्या आपको इतना बात समझ में आया, अच्छे से समझ में आया? अगर संगत भुजाएं समानुपाती होगी तो संगत भुजा है कौन कौन? देखिए अब यहां पर समझिए, इसको हम यहां लिख देते हैं ए बी सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश सी। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा करके बनाते हैं यहां पर ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ए डैश, ये बी डैश और ये सी। हमने क्या किया सर, ये बी और ये बी डैश 90 से बराबर, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये सी और इस सी के बराबर, बहुत बढ़िया। अब बताइए अगर दो कोण बराबर होता है, दोनों कोण अगर बराबर हो गया त्रिभुज का, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और समरूप होते ही इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाती है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है, बराबर होता है। यानी इसका ये लंब हुआ ना, ये लंब होता है ना सर ए बी, इसका ये लंब और इसका ये लंब, तो लंब लंब का अनुपात यानी ए बी और बटा में ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा आधार आधार का अनुपात यानी इसका बी सी और इसका बी डैश सी। यही बात हम लिखना चाहते हैं। आप कहेंगे कि सर ए सी का अनुपात ए डैश सी से नहीं होगा, ये भी होगा लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है ना, नहीं है। आपको लंब लंब लेना है, आधार आधार लेना है, आधार आधार लेना है, लंब लंब लेना है। इसको बोलते हैं संगत भुजा और इनका अनुपात बराबर होता है। यही चीज यहां पर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए ज्यादा इसकी जरूरत नहीं थी, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अच्छे से समझिए, है ना, टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा सर। चलिए लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी, तो इसका लंब क्या है ए बी, अभी हमने आपको समझाया ए बी और बटा, देखिए इसका खारा वाला तो एकरो खारा वाला यानी कि एकरा, देखिए ये और इसका ये है ना, ये दोनों ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर हो गया। एकरा सूतल वाला तो एकरो सूतल वाला, आधार आधार का अनुपात तो बी सी का अनुपात बी डैश सी यानी कि बी सी बट्टा बी डैश सी। इसको करिए, आप कहिए कि भैया आप हो समीकरण 1, समीकरण 1। अब आगे बढ़िए, इन दोनों त्रिभुज का काम हो गया है सर खत्म। इसको हम यहां से अब क्या करते हैं, इस सब को मिटा उतार देते हैं। देखिए इस सब की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दिए। ठीक है, अब 3 और 4 की बात करते हैं।
देखिए 3 और 4 में जरा आप गौर से देखेंगे तो 3 नंबर जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ और चौथा नंबर है पी क्यू एफ, इन दोनों त्रिभुज को भी क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। और समरूप सिद्ध करते ही इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी और इसको ऐसे ही लिख कर इसका इक्वेशन नंबर 2 निकालने वाले हैं हम लोग। तो क्या फिर सर इतना लिखना होगा इस सब? नहीं, ऐसा नहीं लिखना होगा। फिर क्या लिखना होगा, इसी प्रकार ऐसे लिखना होगा। आप यहां पर लिखिए, यहां पर क्या लिखेंगे, पुनः उसी प्रकार, उसी प्रकार किस प्रकार से बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से। हम इतना कौन जाएगा लिखने, है ना, इसका 90 के बराबर, ये आपका 90 डिग्री है, इसका ये 90 डिग्री है, तो इसका 90 इसके 90 के बराबर, ठीक है। फिर इसका ये कोण इस कोण के बराबर, कौन जाएगा लिखने, इतना कौन जाएगा लिखने, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट बोल सकते इसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो पी क्यू एफ लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू एफ ये समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। क्या आप इतना बात समझ गए? इसी प्रकार से हम इन दोनों त्रिभुज को भी समरूप सिद्ध कर दिए। और अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। तो जरा बताइए, इसका संगत भुजा ए डैश बी डैश और इसका संगत भुजा पी क्यू। तो पहले आप पी क्यू एफ लिखे हैं तो इसको लिखिए पी क्यू, आप यहां पर लिखेंगे पी क्यू बट्टा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए इसका सूतल वाला ये है पी एफ, तो आप लिखेंगे पी एफ, और बट्टा इसका सूतल वाला कौन है, ये वाला हिस्सा है ना, बी डैश एफ, तो आप लिखेंगे बी डैश एफ। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक? नहीं। फिर से मिला लीजिए, इसका खारा वाला देखिए ध्यान से, यहां पर इसका ये पी क्यू, ये इसका लंब है ना, ये लंब है इसका, ये पी क्यू, तो आपने पी क्यू लिखा, कोई दिक्कत है नहीं सर। उसके बाद इसका खारा वाला क्या, ए डैश बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश हो गया, बराबर, है ना, बराबर इसका सूतल वाला कौन है, तो पी एफ, तो आपने पी एफ लिखा, इसका सूतल वाला कौन है, तो बी डैश एफ, इसका बी डैश एफ लिख दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, ये आपका समीकरण 2 है। समझे इतना बात? अब जरा निहारिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जरा गौर से आप देखिएगा, तो कुछ समझ में आपको आ रहा है? नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए समीकरण 1 में यहां देखिए, यहां ए डैश बी डैश और यहां भी ए डैश बी डैश, क्या मतलब सर? कुछ नहीं, यहां क्या है ए बी और यहां क्या है पी क्यू, यही दोनों ना गड़बड़ा रहा है। अगर ए बी के जगह पर पी क्यू हो जाए या पी क्यू के जगह पर ए बी हो जाए, तो ए बी अगर यहाँ हो जाएगा तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, तो एल एच एस दोनों इक्वेशन में एल एच एस तो बराबर हो जाएगा, है ना, एल एच एस बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा हम क्यों चाह रहे हैं? इसलिए कि अगर बराबर हो जाए तो आर एच एस भैया बराबर, और बराबर होते ही हमारा रास्ता क्लियर, फिर हम दौड़ सकते हैं। तो हम क्या पी क्यू के जगह पर ए बी लिख सकते हैं? पूछिएगा कैसे, कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब यहां भी तो लिख सकते हैं। चलिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u हो गया सिद्ध। कुछ नियम है ना, कुछ कानून है, कुछ रास्ता है, कुछ विधि है, कुछ तरीका है, उससे चलिए ना। ठीक है चलते हैं। यहां क्या है पी क्यू और यहां क्या है ए बी। जरा ध्यान दीजिए, ये जो ए बी आप देख रहे हैं ये खरा पूरा ऐसे गया है भाई, ये एक दूसरे के समानांतर है। तो जो यहां ऊंचाई सेम इसकी ऊंचाई होगी भैया। क्यों? क्योंकि रेखा दोनों समानांतर है। ये ए क्यू जो है ये यहां से बीपी जो है रेखा एक दूसरे के समानांतर है। तो जो यहां का डिस्टेंस इक्वल टू यहां का डिस्टेंस, इसका मतलब इस PQ के जगह पर AB हो सकता है। बिल्कुल लिखिए यहां पर डायरेक्ट, ये PQ के जगह पर क्या लिखिएगा AB,
और बट्टा में यहाँ क्या है ए डैश बी डैश रख दीजिए, और यहाँ क्या है पी एफ, और बट्टा में यहाँ क्या है बी डैश एफ। ठीक है, अब ये ए बी को आपने कहाँ से लिखा, चित्र से लिखा। यहां पर आप लिखिए चित्र से, पहले इसको कीजिए समीकरण 3 और ब्रैकेट में लिखिए चित्र से, चित्र से। क्लियर है? चलिए अब जरा देखिए ध्यान पूर्वक, ध्यान लगाकर, यहां वाला देखिए, है ना, यहां ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो ये दोनों बराबर होते ही ये दोनों कहेगा हम भी बराबर। तो आप यहां लिखिएगा एक लाइन, मैं इसको कहां पे सॉल्व कर दूं, पहले यहां पर एक लाइन लिख देते हैं। समीकरण आपको दिख रहा होगा, समीकरण 1 एवं 3 से, 1 एवं 3 से, समीकरण 1 एवं 3 से आप क्या कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया LHS बराबर है तो RHS बराबर, तो LHS यहाँ क्या है, तो यहाँ है BC और बट्टा में B डैश C और बराबर यहाँ क्या है, यह ना है 3, तो यहाँ लिखिएगा PF और बट्टा में यहाँ है B डैश F, और इसको कीजिए समीकरण 4। कोई दिक्कत है? चाहे हटाइए, इसको समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप? समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ है इस पूरे कहानी का स्ट्राइगर है। बस इसी को लेकर ना आगे बढ़ते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए हम यहां पर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम यहां पर नोट कर लेते हैं, है ना। यहां पर देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां है BC बटा B डैश C और बराबर में PF बटा B डैश F। हर जगह यहां पर ना सर स्मॉल लेटर लिखा गया है, हालांकि सब जगह कैपिटल लेटर होगा, तो कैपिटल लेटर आप F लिखिए यहां पे। ठीक है, देखिए यहां भी लिखा गया है, तो यहां भी कैपिटल लेटर, यहां भी कैपिटल लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे बढ़े, या सर बढ़ जाइए आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं क्या से, देखिए इसका क्या लेके करना है सर, इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, ये BC जो आप देख रहे हैं BC, ये BC है क्या सर, जरा आप इस BC पर ना नजर दौड़ाइए और BC के बारे में पता कीजिए कि BC क्या है। सर यहां देखिए BC है, यहां B है और यहां C है, ये B और ये C है, तो सर पूरा BC देखिए B से लेकर C इतने हैं, हम BC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए, ये पूरा लेंथ देख रहे हैं, यहां पर P है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर P है और यहां पर B है और यहां पर क्या है, बीच में C है, और हमको BC से मतलब है, तो BC कैसे मिलेगा, पूरा BP में से, ध्यान दीजिए, इस BP में से, ये पूरा BP में से अगर PC को हटा दें सर, ये BP पूरा BP में से PC को अगर कहें हट जाओ तो BC बचेगा, अर्थात BP माइनस CP इज इक्वल टू BC। टॉपर बनना है आपको, समझिए, BP में से इस PC को हटा दें तो BC बचेगा, मतलब BC की जगह पर क्या लिखना होगा सर, BC की जगह पर लिखिए ना BP माइनस PC, BP माइनस PC बटा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इतना तो आप लिख दिए इसको, देखिए अब आगे क्या है, आगे यहां पर है B डैश C, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, B डैश यहां है और C यहां है, क्या लिख सकते हैं, देखिए B डैश यहां C यहां, ध्यान दीजिए, फिर उसी तरह यहां क्या है P है, यहां क्या है C है और यहां क्या है, तो B डैश है, हमको B डैश C चाहिए, B डैश C चाहिए, तो B डैश C क्या है सर, ये पूरा जो PC आप देख रहे हैं, इस PC में से अगर B डैश P हट जाए तो B डैश C बचेगा कि नहीं बचेगा,
ईमानदारी से बोलिए। ये पूरा पीसी में से अगर हम कहें कि बी डैश सी हट जाओ तो बी डैश सी बचेगा। यस सर, बी डैश पी अगर हटा दे, बी डैश पी अगर हटा दे तो बी डैश सी बचेगा। हमको चाहिए वही। क्लियर? टॉपर बनना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये पीएफ क्या है जरा ध्यान दीजिए सर। सारा कुछ इसी खेल है यहाँ पर, मतलब इस सब इसके जगह पर ना कुछ 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 यहाँ से चुन चुन के रखा जाता है। देखिए पीएफ क्या है, पी से लेकर एफ क्या है सर। पी से लेकर एफ जानते हैं हम, पी ध्रुव है और एफ फोकस है। तो ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी यहां से लेकर यहां की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी होती है। तो आप यहां फोकस दूरी यानी कि पीएफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। लेकिन सोचिए कि जो फोकस होगी अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। किसमें होती है? तो ऋणात्मक होती है। तो आप यहां क्या लगाएंगे? माइनस। ये बात आप समझे कि नहीं? इधर दूरी है तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसका काम खत्म। बटा 5 नंबर इतना सस्ता नहीं है। देखिए बी डैश एफ के जगह पर क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, बी डैश सर बी कहाँ यहाँ है, बी डैश एफ के जगह पर क्या लिखेंगे? फिर से हमको यहाँ चिन्ह खींच के समझाना पड़ेगा। ये आपका पी है, ये आपका बी डैश है और ये आपका एफ है यहाँ पर। और आपको क्या चाहिए सर? हमको बी डैश एफ चाहिए। तो बी डैश एफ कैसे मिलेगा? तो बी डैश एफ के लिए बी डैश पी को कहिए कि भैया आप जो है पी एफ को गायब कीजिए यहाँ से। यानी बी डैश पी में से अगर आप पी एफ को हटा दें, पी एफ को हटा दें तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या मिल जाएगा? तो बी डैश एफ मिल जाएगा जिसकी मुझे जरूरत है। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात समझिए आगे। देखिए इस बीपी के जगह पर क्या लिखिएगा? सर बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है। देखिए इस बीपी को क्या लिख सकते हैं? देखिए सर बीपी, सर बी यहाँ है और पी यहाँ है। सर बी से लेकर पी क्या है? सर ये है क्या? ये तो वस्तु है और ये ध्रुव है। तो ध्रुव और वस्तु की दूरी वस्तु दूरी होती है और वस्तु की दूरी को आप क्या लिखते हैं? कमेंट कीजिए सर। यू लिखते हैं, यू क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। तो बीपी के जगह पर आप क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। ईमानदारी से बोलिएगा, वस्तु किधर है? तो इस तरफ है। चिन्ह परिपाठी के अनुसार इसकी दूरी ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी। चलिए आगे बढ़िए। माइनस है यहाँ पर, माइनस लगा दीजिए। पीसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? सर यहाँ है पी, यहाँ है सी। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो सर वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या यानी पीसी के जगह पर आप क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलते हैं? आर। और ये दूरी भी, वक्रता त्रिज्या भी तो माइनस में है। तो ये माइनस तो यहाँ वाला है और त्रिज्या माइनस में है। तो यहाँ दो जगह माइनस नहीं रहेगा, झगड़ा कर लेगा, इसीलिए ब्रैकेट में है। ठीक है, और बटा का चिन्ह डाल दीजिए। पीसी क्या है? तो फिर पीसी की जगह पर आप माइनस आर लिखेंगे। सर यहाँ पीसी है तो आपने आर लिखा, तो यहाँ भी पीसी की जगह पर आप माइनस आर लिखेंगे। माइनस का माइनस लिखिए। और बी डैश पी के जगह पर क्या लिखेंगे? ये बी डैश और ये पी, ये बी डैश और ये पी। तो बी डैश है क्या? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब और ये क्या है? ध्रुव। तो इसके बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। और प्रतिबिंब दूरी को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। माइनस भी है ना, माइनस भी। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है सर। अब आगे बढ़िए, बराबर का बराबर लिखिए। माइनस एफ अपने जगह पर है ना, बट्टा बी डैश पी की जगह पर फिर क्या रखेंगे आप? यहाँ भी माइनस भी रखेंगे। ठीक है ना, और माइनस का माइनस। पी एफ के जगह पर क्या होगा? देखिए यहाँ है पी, यहाँ है एफ। तो पी से लेकर एफ की दूरी क्या कहलाती है? तो फोकस दूरी। आपने यहाँ भी रखा था माइनस एफ, यहाँ भी रखिएगा माइनस एफ। ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको सर? कोई कष्ट, कोई परेशानी, दिक्कत यहीं पर हो सकता है और कहीं नहीं दिक्कत होगा। दिक्कत यही हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है दिक्कत। याद रखिएगा, ध्रुव और वस्तु की दूरी वस्तु दूरी कहलाती है, उसको आप यू लिखते हैं। नेगेटिव होता है तो आपने माइनस यू लिखा, माइनस का माइनस लिख दिया ये वाला। पीसी क्या है?
P से लेकर C वक्रता त्रिज्या, आपने माइनस में R लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? यहीं पर आप फंस सकते हैं और कहीं नहीं फंसिएगा। अच्छे से समझिएगा, वीडियो को रोक कर नोट करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दिन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ना, तो 3 बार 5 बार बना लीजिए, उसके बाद देखिए ना कि कैसे आपको याद हो गया। ये बहुत मुश्किल नहीं है करना। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, माइनस का माइनस लिखिए, यू का यू लिखिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आर का आर लिखिए। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इस यू को तनका सीधा से लिखिए तो लग रहा है कि डब्लू है यू। माइनस का आर लिखिए, माइनस माइनस प्लस और भी का भी। इतना तो आपको पता है ना, मैथ का रूल है। ये माइनस का एफ है बट्टा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ का एफ। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक? नहीं दिक्कत है सर। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। अब क्या करिएगा, इस आर के जगह पर आप कुछ लिख सकते हैं। आर के जगह पर सर अभी लिखना है। आपने सर एक बात पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा आर बराबर 2f। अब कहिएगा ये कहाँ से आया है, तो f बराबर r/2 से आया है। आपको मैंने कहा था, है ना, आपको मैंने कहा था, इससे पहले वाले में हमने सिद्ध भी किया था कि फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या का आधा होता है। यानी कि r बराबर क्या लिख सकते हैं, 2f। जहाँ r है वहाँ 2f लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का u प्लस आर के जगह पर लिख दीजिए 2f बट्टा माइनस का आर, आर के जगह पर फिर क्या लिखिएगा, 2f लिखिएगा, और प्लस का प्लस और भी के भी लिखिए, बराबर में माइनस एफ के जगह पर माइनस एफ बट्टा में माइनस भी के जगह भी और प्लस का प्लस एफ का एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये तो सरल चीज है, हो रहा है। अब देखिए, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इसको कैंचिया गुना कीजिए। देखिए इसमें पहले कीजिए, यहाँ कीजिए भी और यू, तो माइनस माइनस प्लस, यू का गुना भी से तो यू भी हो गया। फिर माइनस यू में एफ से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यू में भी से करें एफ से करेंगे तो यू एफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आ जाइए, प्लस गुने माइनस माइनस होता है, भी में 2f से करेंगे तो 2vf हो जाएगा। उसका प्लस गुने प्लस प्लस होता है, और 2f में अगर f से करेंगे गुना तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, f स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बराबर का है तो बराबर लिख दीजिए, है ना। उसके बाद यहां देखिए माइनस एफ और -2f, माइनस एफ -2, माइनस माइनस प्लस, 2f में f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस गुने प्लस माइनस और f गुना भी एफ, यही किया गया है, कैंचिया गुना किया गया है। अब अगर आप इतना कर लिए हैं तो जरा ध्यान दीजिए, कुछ कट रहा है। यस सर, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, और कुछ बचल है? नहीं सर, कुछ नहीं कटेगा। आप देखिए u भी माइनस uf लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं सर। इधर क्या है, माइनस में भी एफ है, रहने दीजिए, और इसको कहिए कि भैया जाइए, आपका रिश्तेदार बुला रहा है, तो ये जाएगा इधर तो प्लस का 2vf आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 2vf बराबर के इधर गया तो माइनस वाला जाता है तो प्लस में हो जाता है, और ये माइनस में भी ये पहले से था, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? अब क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है तो u भी माइनस uf बराबर, देखिए माइनस vf और प्लस में 2vf। ध्यान दीजिएगा, माइनस में vf और प्लस में 2vf, इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 गो vf में से एगो vf घटेगा तो बचेगा एगो vf। बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर, बच जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं है आपको कोई? चलिए उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर आपको समस्या फंसने का कारण हो सकता है, ठीक है, फंसना नहीं है, इस जाल से भी निकलना है। अब क्या करना है, लास्ट काम बचा हुआ उसको कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है कि दोनों तरफ मतलब बराबर की इधर भी बराबर की इधर भी, दोनों तरफ आपको u भी f से भाग लगाना है। तो आप यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग करने पर चलिए भाग कीजिए। भाग अगर आप करेंगे, यही ना आपका है, u भी माइनस uf बराबर
भी एफ। इसमें आपको भाग लगाना है किससे? तो भाग लगाना है यू भी एफ से। यहां लिखिए यू भी एफ, ठीक है। यहां भी यू भी एफ और यहां भी यू भी एफ, भाग लगा दिए दोनों तरफ। चलिए सर, अच्छा हुआ, लगा दिए। अब u से आप u को काट दीजिए, v से आप v को काट दीजिए। u से u गया, f से f गया, v से v गया, f से f गया। यहां क्या बचा? ऊपर क्या बचा? तो एक बचा और नीचे में सर f है, ठीक है, माइनस का माइनस। ऊपर में क्या बचा? तो एक बचा और बटा में यहां क्या बचा? तो v बराबर ऊपर में क्या बचा? तो एक बचा और नीचे में क्या बचा? तो u बचा। देख लिए। अब आराम से इसको उठाकर इधर ले जाइए, है ना। एक बटा एफ बराबर, इसको इधर लाइएगा तो पहले इसको लिख दीजिए एक बटा भी, प्लस में आ गया माइनस वाला इधर, और वन बटा यू। अब इसी को ना आपको सिद्ध करना था, है ना, प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड। देखिए यह है, यही आपको लाना था। आ गया? मजा आया? अच्छे से सीख लिए? देख लीजिए प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन, भले ही हम थोड़ा सा लंबा वीडियो में आपको समय लिए हैं, लेकिन सीखे हैं आप सर, और अच्छे से सीखे हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर घर तक पहुंचना चाहिए। जो विद्यार्थी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के सभी जगहों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, हर घर तक फैला दीजिए। हर एक बच्चों के मोबाइल में इसका नोटिफिकेशन गिरना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। प्यारे साथियों, मिलेंगे आपके साथ इसी तरह का एक और मजेदार कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लेकर। उस वीडियो में हम बात करेंगे और एक नए टॉपिक की। तो मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।